तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। महात्मा बुद्ध का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। हम्म। आज हम द प्रिंट की एक रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर से जुड़े एक, कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी मामले पर बात करने वाले हैं। जी। और ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी अहम हो सकता है, करंट अफेयर्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इन सब पहलुओं से। बिल्कुल। मामला है भी वैसा ही। एक पूर्व सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने अदालत में दावा किया है कि उन्हें मंदिर अधिकारियों से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर सैकड़ों शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया। सैकड़ों शव? हाँ, दफनाने या जलाने के लिए। और इनमें, जैसा आरोप है, कई नाबालिग लड़कियां भी थीं जिनके शरीरों पर यौन उत्पीड़न और यातना के निशान होने की बात कही जा रही है। ये तो बहुत ही भयानक आरोप है। और ये सिर्फ बात ही नहीं है ना, उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किया है। जी, उन्होंने अदालत में एक महिला के कंकाल के अवशेष भी पेश किए हैं सबूत के तौर पर। अच्छा, तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये आरोप क्या हैं, पुलिस का रवैया कैसा रहा है, और ये जो दशकों से अनसुलझी मौतों की पहेली है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और पुलिस की भूमिका पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, गंभीर सवाल हैं। शिकायतकर्ता ने बयान दिया, अदालत में पेश हुआ, फिर भी जांच में काफी देरी हुई है, ऐसा लग रहा है। देरी तो है ही, उल्टे पुलिस ने शिकायतकर्ता की मंशा पर ही सवाल उठा दिए, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मांग कर डाली। बिल्कुल। और ये टेस्ट्स, आपको पता ही है, इनकी वैज्ञानिक वैधता और कानूनी स्वीकार्यता वो हमेशा बहस का मुद्दा रही है। और वो कंकाल के अवशेष, उनका क्या हुआ? फोरेंसिक जांच? हाँ, वो कथित तौर पर अभी भी मेडिकल ओपिनियन के लिए अस्पताल में है। फोरेंसिक जांच के लिए तुरंत नहीं भेजे गए। अजीब है। और जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वो जगह दिखा सकता है जहां शव दफनाए गए, तब पुलिस कथित तौर पर वहां गई ही नहीं। इतनी सारी चूकें एक साथ, क्या लगता है ये सिर्फ मतलब प्रक्रिया में देरी है या कोई बाहरी दबाव हो सकता है? कुछ लोग तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, सवाल तो वाजिब है। इस तरह की हिचकिचाहट या देरी जो है वो सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स नहीं दिखाती, ये भी दिखाती है कि कैसे प्रभावशाली संस्थानों के सामने कभी-कभी कानून लागू करने वाली एजेंसियां, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ जाते हैं। हाँ, और इससे आम जनता का भरोसा कम होता है। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जांच निष्कर्षों पर आधारित होगी। एसआईटी भी बनी है, ये ठीक कदम है, पर एसआईटी कितनी निष्पक्ष और असरदार होगी, इस पर नजर रखनी होगी। ये मामला उन पुरानी दबी हुई बातों को भी हवा दे रहा है ना? दशकों से नेत्रावती नदी के किनारे या जंगलों में शव मिलने की बातें होती रही हैं। जी हाँ, कुछ पुराने केस याद आते हैं। वेदवल्ली का मामला था 1979 का, फिर अनन्या भट्ट 2003, और 2012 में भी एक 17 साल की लड़की का रेप और मर्डर का मामला था। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई पैटर्न है यहाँ? आंकड़े तो पैटर्न की तरफ ही इशारा करते हैं। वीएस उगरप्पा समिति की एक रिपोर्ट आई थी 2016 में। उसके मुताबिक बेलथांगडी तालुक में हर साल लगभग 100 अप्राकृतिक मौतें होती हैं। 100 मौतें सालाना? हाँ, और इसका एक बड़ा हिस्सा धर्मस्थल में होता है। अब आप पास के दूसरे धार्मिक स्थल देखें, जैसे सुब्रमण्या है या कुल्लूर मुकाम्बका, वहां ऐसी रहस्यमयी मौतें सुनने में नहीं आती। तो सवाल उठता है कि धार्मिक स्थान की आड़ में ये क्या हो रहा है। और इन सब मामलों के केंद्र में एक नाम बार बार आता है, हेगड़े परिवार, जिन्हें डोडावरू या धनीगलू कहते हैं, मतलब बड़े लोग जिनसे लोग डरते भी हैं, ऐसा कहा जाता है। जी, 2012 वाले मामले में भी परिवार से जुड़े लोगों का नाम आया था। हालांकि सबूत नहीं मिले तो उन्हें क्लीन चिट मिल भी थी। लेकिन पिछले साल ही उस लड़की की मां ने सार्वजनिक तौर पर वीरेंद्र हेगड़े के भतीजे और कुछ और लोगों पर आरोप लगाए थे। तो ये डोडावरू का डर वाकई लगता है। लगता तो है। अनन्या भट्ट की मां सुजाता भट्ट, उनकी कहानी सुनिए। शिकायत दर्ज कराने में दिक्कतें, हेगड़े जी ने कथित तौर पर मदद से इनकार कर दिया, फिर अपहरण और धमकी की बातें, सबूत गायब हो गए। अब ये जो पूर्व सफाई कर्मचारी के दावे आए हैं, इनसे उन्हें और शायद बहुत से लोगों को फिर से एक उम्मीद जगी है। कुछ और पुराने मामले भी हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे 1979 में वेदवल्ली या 1986 में एक छात्रा की हत्या, जहां लगता है कि परिवार के अधिकार को चुनौती दी गई थी। ये सब मिलकर तो एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये मामला गंभीर आरोपों, रहस्यमयी मौतों के इतिहास, संस्थागत प्रतिक्रिया पर सवाल और स्थानीय शक्ति के समीकरणों का एक जटिल जाल है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसमें गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, संस्थागत जवाबदेही, सोशल जस्टिस, ये सारे एंगल महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, ये पूरा प्रकरण आस्था, शक्ति और न्याय के बीच जो एक जटिल रिश्ता है, उसके बारे में क्या बताता है?
खासकर तब जब बात कमजोर लोगों की सुरक्षा और प्रभावशाली संस्थानों की जवाबदेही की हो। बहुत अहम सवाल है। हम सभी सुनने वालों को और खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को यही कहेंगे कि इस मामले पर एसआईटी जांच के नतीजों पर करीब से नजर रखें। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।